दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। बता दें कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां अंतरिम जमानत पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। गौरतलब है कि ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं चुनाव प्रचार के लिए मिली जमानत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं। Assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself. And खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, जो कि सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अरविंद जी को एक अंतरिम जमानत मिल गई है और इसमें जो है उनके पास करीब 20 दिन का समय है, जिसमें वो प्रचार कर सकते हैं पंजाब में और अपने दिल्ली के क्षेत्र में, विशेषकर उनका जहां पे वर्चस्व ज्यादा है। ऐसे में जहां ईडी ने बिल्कुल सही कहा था कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लोकतंत्र के अंदर जो है इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर नेता लोग जेल में होंगे तो जाहिर सी बात है तो उसमें इलेक्शन नहीं होगा। अगर थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि में जाए तो आपने देखा था जब सन 75 में इमरजेंसी लगी थी, सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन जब 77 का चुनाव हुआ था तो नेता लोग जो थे जेल से बाहर आ गए थे और उसके बाद जो है चुनाव हुआ था। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की जो निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक अच्छा उचित निर्णय है कि भारत में सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में जब बड़े नेता अगर भाग नहीं ले पाएंगे तो ऐसे में जो है वो लोकतंत्र का क्या मान्य होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अंतरिम राहत मिली है और इसमें आप कोई ऑफिशियली काम नहीं कर सकते। जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो कोई ऐसा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। हालांकि वैसे भी आचार संहिता लगी हुई है जब तक चुनाव नहीं समाप्त होता है, लेकिन फिर भी जो है कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 जून को आपको हर हालत में सरेंडर करना है और ऐसे में जो है जो भी राहत मिली है वो लग रहा है कि 1 जून तक चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए मिली है। अभी जब आलोक जी, ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, और जैसा कि सॉलिसिटर जनरल ने भी बोला कि हम किस प्रकार का उदाहरण पेश कर रहे हैं, अगर हम आज तक किसी भी नेता को न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है प्रचार करने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ईडी ने प्रचार करने के लिए नहीं मिली है, लेकिन अपने लोकतांत्रिक जो कार्यक्रम है, जो सिद्धांत है, उसको तो आप फॉलो कर सकते हैं। एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव के क्षेत्र में जो है चुनाव में आ सकता है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ऐसी ही कंडीशन हेमंत सोरेन के पास है। क्या उनको भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि झारखंड में भी जो है चुनाव थे। अगर ऐसी बात है तो इसको नजीर मान के जो है उनको भी जो है चुनाव तक के लिए जो है राहत मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के स्थिति विषम है, चूंकि ये जो है
न्यायिक मसला है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। जी। जो भी लिया गया होगा जजों के द्वारा कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ही जो निर्णय लिए जाते हैं, इस पे हम और आप बहस कर सकते हैं, लेकिन न्याय के ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ईडी से यह भी पूछा कि आपने 1.5 साल तक ईडी कहां थी, क्योंकि इतने देर बाद, इतने महीनों बाद गिरफ्तारी हुई है और चुनावी समय में गिरफ्तारी हुई है। देखिए, चुनावी मौसम तो यहाँ चलता रहेगा, क्योंकि इतने ज्यादा राज्य हैं और उतने ज्यादा यूनियन टेरिटोरी हैं, लोकसभा के भी चुनाव है। ईडी तुरंत किसी को पे नहीं हाथ डाल सकती है। एक बड़ा मुख्यमंत्री के ऊपर जाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत होने चाहिए। तो ईडी ने जब अपने सबूत इकट्ठा कर लिए, पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए, तब जाके उन्होंने कहा, नहीं तो उनका केस जो है एक दिन भी जो न्यायालय में नहीं टिकता। इसलिए ये कहना कि उसमें लेट हुआ, ये हुआ। जी जी बिल्कुल, जो भी निर्णय लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। उन्हें, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी गई है, अंतरिम जमानत दी गई है। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के बाद एक और सियासी तापमान अपने चरम पर है। वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर बयान देकर राजनीतिक आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अगर कोई सरफरा आया तो हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का यह बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़आर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं बयान के वायरल होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वह बुद्धि और विवेक उन्होंने खो दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है। भारत ने साफ कहा है कि वह किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो वह उसे छोड़ेगा भी नहीं। भारत डरने वाला नहीं है। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी इतना पास तो ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको। लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालियेपन के शिकार हैं। बुद्धि और विवेक उन्होंने खो दिया है। मणिशंकर जी, ये यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं और भारत ने साफ कहा है, हम सबके कल्याण में विश्वास रखते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। भारत डरने वाला नहीं है। ये जो डरपोक लोग हैं वो सब इंडी गठबंधन में। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम क्या चुनाव में कर जाएगा नुकसान?
बिल्कुल अभिनव, देखिए सैम पित्रोदा का नस्लभेदी और रंगभेदी बयान के बाद अब कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के बयानों के बाद मुश्किलों में गिरती नजर आ रही है। मणिशंकर अय्यर जी ने जब 2014 में बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच शब्द का इस्तेमाल किया था, तब भी कांग्रेस को बुरी तरह पटखनी झेलनी पड़ी थी। एक बार फिर मणिशंकर अय्यर का एक बयान जो वायरल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में गिरती हुई नजर आ रही है। बात करें तो मणिशंकर अय्यर ने जिस तरह से संप्रभुत्व देश बताया है पाकिस्तान को, और ये भी बताया है पास परमाणु बम है, अगर वो बम फूटा तो लाहौर में अगर बम फूटेगा तो 8 सेकेंड में ही वो अमृतसर तक उसकी लपटें पहुंच जाएंगी या उसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से इनका पाकिस्तान प्रेम ले रहा है उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान होने वाला। हालांकि कांग्रेस ने कर लिया, कांग्रेस का कहना ये बयान किसी मंच से नहीं दिया गया, ना ही कांग्रेस की पार्टी से इसका कोई लेना देना है, लेकिन बयान के बाद अब सियासत शुरू हो गई हाथ लगता। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इंडी गठबंधन डरपोक की पार्टी है और सैम पित्रोदा और जो मणिशंकर है वो दो जोकर हैं जो इस मंच पर ऐसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं जी। तो सियासी बयान सामने आ रहे हैं और साफ पर बयान के बाद कहीं कांग्रेस भरकम जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अब चौथे चरण के मतदान होने हैं और चौथे चरण के मतदान में कहीं न कहीं साउथ साइड में भी मतदान होना है, जिसको लेकर अमित शाह ने पहले भी कई बार साधा है। जो वहाँ की गठबंधन इंडी गठबंधन उस पर निशाना साधा है। और चौथे चरण के मतदान में देखिए जिस तरह से ये बयान पे बयान आते जा रहे हैं, चाहे सैम पित्रोदा का बयान हो, चाहे अक्षर मुद्दे का बयान हो, और चाहे पाकिस्तान प्रेम का बयान हो, जिस तरह से डराने मणिशंकर के बयान से आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास अगर बम है तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, भले आतंकवादी घटनाओं को छोड़ दे। बयानों को कहीं ना कहीं लोग विपक्ष के तौर पर उठाते हैं और विपक्षी ने इसका अच्छा खासा उठाया है, मुद्दा उठा लिया है। ये कहीं ना कहीं चौथे चरण के और आगे आने वाले चरणों में ये बयान पूरी मार्केट में फैलता हुआ दिखाई देगा, पूरी राजनीति में ये फैलता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी इसको हाथों हाथ लपकती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, सैम पित्रोदा के बयान के बाद मणिशंकर का यह वायरल वीडियो, इस तरह का बयान, पाकिस्तान से डरने वाली बात कहीं ना कहीं अगले चरण के चुनाव में, चौथे चरण के चुनाव में कांग्रेस को भारी भी पड़ सकता है। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण के बाद अब बारी चौथे चरण की है, जिसमें 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर की 1, बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही उड़ीसा और झारखंड की 4-4 संसदीय सीटों पर भी मतदान होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी इन सभी 13 सीटों पर विजयी रही थी। अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की इन सीटों पर बीजेपी के सामने इन्हें बचाने की चुनौती है। वहीं सबकी नजर कन्नौज सीट पर है, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में है। बीजेपी ने कन्नौज से अपने सांसद सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने करारी शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के रण के बाद अब चौथे चरण के मतदान की बारी है, जिसमें अब 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान किया जाएगा। चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5 लोकसभा सीटों, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर की 1, बंगाल और मध्य प्रदेश की 8-8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी के साथ ही उड़ीसा और झारखंड की 4-4 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहां 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
पिछले 2019 में चुनाव में बीजेपी इन सभी 13 सीटों पर विजयी रही थी। अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की इन सीटों पर बीजेपी के सामने इन्हें बचाने की चुनौती है। वहीं सबकी नजर कन्नौज सीट पर होगी, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने कन्नौज से अपने सांसद सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है। बता दें कि पिछले चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने करारी शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में तीसरे चरण के रण के बाद अब बारी चौथे चरण की आ गई है, जहां 13 मई को चौथे चरण के मतदान के तहत 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में तेलंगाना की सभी 17 सीट, इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5 लोकसभा सीटों, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर की 1, बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी के साथ ही उड़ीसा और झारखंड की 4 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 13 सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पिछले 2019 के चुनाव में बीजेपी इन सभी 13 सीटों पर विजयी रही थी। अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र की इन सभी सीटों पर बीजेपी के सामने इन्हें बचाने की चुनौती है। वहीं सबकी नजर कन्नौज सीट पर होगी, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी से कन्नौज से अपने सांसद सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है। बता दें कि पिछले चुनाव में कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी से सुब्रत पाठक ने करारी शिकस्त दी थी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हॉट सीट कन्नौज पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी अपना विजय रथ आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं सपा से बीजेपी की जीत इतनी आसान भी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर सभी दलों में अपनी कमर कस रखी है। योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर वोट मांग रहे हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है या फिर कांग्रेस के नेता हो जो इंडिया अलायंस में दल शामिल है, वह भी अपनी पार्टी की जीत के लिए लगातार यहाँ कोशिश कर रहे हैं। 13 मई को जो चौथे चरण का चुनाव होना, उसमें से सबसे ज्यादा हॉट सीट अगर मानी जा रही है तो वो कन्नौज है और इसके साथ ही इटावा है और बदायूं है, फिरोजाबाद है। इन सीटों पर लगातार जो है चकमक बनी हुई है और खास अगर देखा जाए तो कन्नौज सीट पर, क्योंकि कन्नौज सीट पर स्वयं अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मैदान में है और कन्नौज में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक वहां से हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अखिलेश यादव के लिए भी अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा इस बात पर लगी है कि कैसे अखिलेश के नाम को हरा के भेजा जाए। तो वहीं बदायूं में जो शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव में लगी है। फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव के पुत्र की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इटावा जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और वर्तमान में अगर देखा जाए अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी पैतृक सीट पर भी जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि इटावा उनकी पैतृक सीट मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रामशंकर कठेरिया सांसद हैं, तो ऐसे में जितेंद्र दोहरे से उनकी टक्कर मानी जा रही है जो इंडिया अलायंस के यहाँ पर प्रत्याशी है। तो इन 4-5 सीटों पर काफी गंभीर यहाँ जो स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि जो राजनीतिक लोग हैं वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी हार जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उस बलबूते पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के लिए कई रैलियां की है, गृह मंत्री और अमित शाह ने भी कई रैलियां की है, राजनाथ सिंह ने भी रैलियां, और इस पर देखिए। ठीक, बिल्कुल हॉट सीट पर सभी पार्टियों का बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे से हर हाल में आगे निकलकर अपना विजयी ध्वजा वहां कन्नौज में लहराना चाहती हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए प्रशांत, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 76% स्टूडेंट पास हुए हैं और 12वीं बोर्ड में का रिजल्ट 81% रहा। 10वीं बोर्ड में 59 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया है, जबकि 12वीं बोर्ड परीक्षा में 20 बच्चों ने मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया है।
जहां बोर्ड रिजल्ट आने के बाद टॉपर्स को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह फैसला लिया था कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर्स को वे अपने साथ हेलीकॉप्टर राइड कराते थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद टॉपर्स के साथ साथ उनके परिजन के मन में भी ये सवाल है कि क्या इस बार भी सरकार हेलीकॉप्टर राइड कराएगी। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जो कुछ मिलता था सब कुछ उससे कहीं बेहतर मिलेगा। हेलीकॉप्टर राइड को लेकर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, अब तक इस पर कोई फैसला लिया ही नहीं गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बच्चों के फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमने 10वीं में टॉप किया था तब आपने हेलीकॉप्टर राइड कराई थी, अब 12वीं में भी टॉप किया है। भूपेश ने लिखा कि मुझे संतोष है कि 12वीं में 7 बच्चे टॉप 10 में जबकि 10वीं में 21 बच्चे टॉप 10 में हैं। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, क्या टॉपर्स को मिलेगी हेलीकॉप्टर राइड या होना पड़ जाएगा साइड? बहुत सारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में बंद कर दिया गया है, जिनमें नरवा घुरवा बाड़ी, उसके बाद गोधन न्याय योजना और सहित राज्य किसान न्याय योजना, इन सबको बंद कर दिया। बहुत सारी योजनाओं को जो भूपेश बघेल सरकार में चल रही थी उसे विष्णुदेव साय सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन ये जो छात्रों को लेकर जिस तरह की मन में शंका पैदा हो रही थी, भूपेश बघेल के समय में जो टॉप करते थे 10वीं और 12वीं में उन्हें हेलीकॉप्टर राइड कराया जाता था, लेकिन अब जो बच्चों के मन के साथ जो विपक्ष पर हमलावर है कि क्या अब भूपेश बघेल सरकार में जो योजना चलाई जाती थी बच्चों को लेकर कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में जो टॉप करते थे उन्हें हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाती थी। लेकिन अब देखना होगा कि अब क्या करा जो विष्णुदेव साय सरकार है वो कराती है या नहीं, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि जो भूपेश बघेल के समय में कार्य हुआ है हम उनसे बेहतर करेंगे और छात्रों का हम इससे बेहतरीन तोहफा देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी क्या भूपेश बघेल सरकार की यह जो योजना चल रही है छात्रों को यही बरकरार रहेगी या विष्णुदेव साय सरकार और कोई नई योजना या कुछ नए तोहफे जो छात्रों को दे सकती है। जिज्ञासा, भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि मुझे बच्चों के फोन आ रहे हैं। भूपेश बघेल कब से इतना लोगों के लिए अवेलेबल रहने लगे कि उन्हें बच्चे तक फोन करने लगे हैं? देखिए, बात करें भूपेश बघेल की तो भूपेश बघेल जो 5 सालों से जनता के साथ साथ वो बच्चों के भी काफी करीब रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब जैसे 10वीं और 12वीं के परिणाम आते थे उसके बाद भूपेश बघेल ने अपने 7 बच्चों को जो है शेयर कराई है। पिछले बार भी जो भूपेश बघेल सरकार 10वीं और 12वीं के जो छात्र उन्हें सबको शेयर कराई थी, तो जो भूपेश बघेल थे वे जो छात्रों के साथ काफी करीबी थे। तो बच्चों का ये मानना है कि जो भूपेश बघेल सरकार की जो समय में योजना चलाई जा रही थी हेलीकॉप्टर शेयर की, तो क्या वो विष्णुदेव साय सरकार इससे बरकरार रखते हुए क्या इस बार भी जो छात्र जिन्होंने टॉप किया 10वीं और 12वीं में क्या उन्हें भी साय सरकार जो हेलीकॉप्टर की शेयर कराएगी? इसलिए शंका को मन इस तरह की संख्या जो है बच्चों के साथ साथ विपक्ष सरकार की है, इसलिए भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और तंज कसते हुए इस तरह से ट्वीट किया कि बच्चों को मुझे कॉल आ रहे हैं और बच्चों के साथ साथ हमें भी शंका है कि क्या आप हेलीकॉप्टर की शेयर कराएंगे या नहीं। जिज्ञासा, हेलीकॉप्टर राइड से इतर क्या अभी तक बीजेपी सरकार जो कि अब छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, टॉपर्स को लेकर किसी प्रकार की घोषणा की गई है, किसी प्रकार का रिवॉर्ड दे सकती है सरकार? जिज्ञासा, देखिए, जिस तरह से 10वीं और 12वीं के नतीजे हैं अब तक इसमें साय सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी या बातचीत नहीं की है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है उन्होंने पहले कहा था कि जो योजना भूपेश बघेल सरकार ने अपने समय में चलाई थी हम उससे बेहतर या उससे ज्यादा बेहतरीन हम छात्रों को देंगे और उन्हें बेहतर तोहफा जो 10वीं और 12वीं में जिन्होंने टॉप किया हम उनको देंगे। लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर की जो राइड होती है उसको लेकर किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही हेलीकॉप्टर की कोई बात नहीं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या जो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या भूपेश बघेल की योजना को बरकरार रखती है और छात्रों को हेलीकॉप्टर की सैर कराती है या कुछ इसमें परिवर्तन होगा या किस प्रकार का तोहफा जो छात्रों को देखना ये देखने वाली बात। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री बेहतर से बेहतर करने की घोषणा तो अभी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बेहतर से बेहतर करने का कहा है। हालांकि आचार संहिता लगे होने के कारण भी सरकार किसी घोषणा या किसी तरह की
रिवॉर्ड देने या उस तरह की घोषणा करने से बचती नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका जिज्ञासा हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।